बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के सभी स्टूडेंट के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस यानी विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे टकराएंगे। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद यह क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे टकराएगा। यदि आपको हम पर भरोसा है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और यह वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यह सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे टकराएगा। यह हम 100% दावा के साथ कहते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा में एक नंबर भी ना छूटे तो इसके लिए इसी तरह का सीरीज अब हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव तो हम आपको कवर कराएंगे ही, साथ ही साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी हर एक सब्जेक्ट का कवर करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि बिजली के बल्ब में हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस क्यों भर दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वह महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के बल्ब में हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है क्यों, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग लिख लीजिए यह क्वेश्चन इस पर पूछेगा कि बिजली के बल्ब में हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस क्यों भर दिया जाता है। तो इसका जवाब होगा कि बिजली के बल्ब में हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस इसलिए भर दिया जाता है क्योंकि विद्युत बल्ब में लगा टंगस्टन धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। देखिए विद्युत बल्ब आप लोग देखे होंगे, उसमें स्प्रिंग जैसा एक संरचना लगा हुआ होता है। इस प्रकार से एक संरचना लगा हुआ होता है जो कि टंगस्टन धातु होता है, और जब यह ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और जब यह ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो यह भंगुर हो जाता है यानी कि टूट जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि विद्युत बल्ब फ्यूज कर गया। एक्चुअल में वह फ्यूज करना मतलब क्या होता है कि वह टंगस्टन धातु जो होता है वह टूट जाता है या फिर भंगुर हो जाता है। जब भी बल्ब फ्यूज करता है तो आप लोग देखते होंगे कि वह स्प्रिंग जैसा जो भाग होता है वहीं टूट जाता है तथा बल्ब के दीवार पर सफेद काला धब्बा पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए हवा को निकाल करके उसमें अक्रिय गैस भर दिया जाता है। जब विद्युत बल्ब फ्यूज करता है तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पूरे शीशा पर, जो विद्युत बल्ब का शीशा होता है, उस पूरे शीशा पर सफेद कलर का पाउडर जैसा एक संरचना बन गया है, यानी लग रहा है कि कोई इस पर आकर के पाउडर छिड़क दिया है, धुआं भर गया है। तो उसी को कहते हैं कि जब यह ऑक्सीजन से संयोग करता है तो भंगुर हो जाता है और बल्ब के दीवार पर सफेद वाला धब्बा पड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बिजली के बल्ब में हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस क्यों भर दिया जाता है। सिंपल तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो निष्क्रिय गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि जो टंगस्टन धातु होता है वह ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, जिससे वह भंगुर हो जाता है या फिर टूट जाता है। तो पहला का सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे और इसे याद भी जरूर कर लेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम को लिखें, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए रटते आ रहे होंगे कि V बराबर IR होता है, और जो V बराबर IR होता है ना, यही ओम का नियम होता है। तो इस पूरे नियम का फॉर्मूला क्या है, हम लोग किस तरीके से इसका परिभाषा लिखेंगे, किस तरीके से हम लोग इस नियम को लिखेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि नियत ताप पर, यानी कि ताप कैसा है तो नियत है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स है, और कह रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं तो I से सूचित करते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग I लिख दिए। कह रहा है कि यदि टेम्परेचर नियत रहे, ताप यदि नियत रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर को किस चीज से सूचित करते हैं तो V से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, और जब समानुपाती होता है तो बीच में हम लोग भैरिज का साइन दे देते हैं। तो क्या हो गया, I भैरिज V हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार में नियत ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर V हो तो I भैरिज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब यहां से आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम आपको बता चुके हैं फिजिक्स में कि जब हम लोग भैरिज को हटाते हैं तो कोई नियतांक देते हैं, तो यहाँ पर V भैरिज I है, तो जब भैरिज को हटाएंगे तो V बराबर RI दे देंगे। V बराबर क्या दे देंगे, RI दे देंगे। तो अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं V बराबर IR या फिर RI दोनों एक ही चीज होता है। तो बस
यही होता है ओम का नियम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस 2-3 लाइन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार में नियत ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर V है तो I वैरिज V हो जाएगा, जिससे हम लोग लिख सकते हैं V वैरिज I, जिसको हम लोग कह सकते हैं V बराबर RI, जहां R चालक का प्रतिरोध है। तो उम्मीद करते हैं कि ओम के नियम को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाइए, यानी कि चित्र भी बनाना है, ग्राफ भी आपको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्य 2 नियम कौन कौन से हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला नियम कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर ग्राफ से समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको समझिए, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और इसके बीच में डाला गया अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में है कि नहीं है। देखिए तो तीनों आकर के यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो सबसे पहला नियम यही ना कह रहा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो देखिए सबसे पहला नियम यही कह रहा है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण आकर के मिलती है, इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर ही अभिलंब डाला गया है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। और दूसरा नियम यह है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण भी होता है। तो देखिए दूसरा नंबर में यही कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला हम आपको बताएं आपतित किरण, यह जो है यह आपतित किरण है। उसके बाद जो परावर्तित किरण है और उसके बाद जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, यह तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम हम आपको बताएं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो जिसको हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण I है, I बराबर परावर्तन कोण R, तो I बराबर IR हम लोग कह सकते हैं। तो बस ओम का नियम यही कहता है, देख लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को समझ गए होंगे। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से बताए थे, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो सबसे पहले तो इसका परिभाषा लिखना है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि जब एक से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। जैसे प्रतिरोध को इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक प्रतिरोध यहां पर जुट गया, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध यहां पर जुट गया, उसके बाद तीसरा प्रतिरोध यहां पर जुट गया, मतलब कि 3 प्रतिरोध जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो बस इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि यह प्रतिरोध का संयोजन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए यह तो तीनों हम लोग एक ही लाइन में लिखे, यह श्रेणी क्रम में हो गया। समांतर क्रम में किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग यहां पर जोड़ देंगे। तो जिस तरह से यह है उसी तरह से यह भी है, यानी कि समांतर है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे समांतर रेखा, अगर यह वाला रेखा इधर जा रहा है, दूसरा रेखा भी इधर जा रहा है, तो दोनों आपस में समांतर हो जाएगा। तो उसी को यहां पर कहा गया है कि 2 प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब एक से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। और प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होते हैं, पहला प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा एवं प्रतिरोध को परिभाषित करें एवं इसका SI मात्रक लिखें। देखिए यहां पर 2 परिभाषा पूछ रहा है, पहला तो विद्युत धारा का परिभाषा और दूसरा प्रतिरोध का परिभाषा, और दोनों का SI मात्रक भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा का परिभाषा लिखेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जो चालक तार होता है उसमें गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि लाइन यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से यहां क्या जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ही है जो कि यहां से यहां तक जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के सतत प्रवाह को ही
विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो विद्युत धारा का परिभाषा और एसआई मात्रक तो आप लोग समझ गए। बहुत सिंपल परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। अब उसके बाद प्रतिरोध के बारे में आप लोग समझ लीजिए। प्रतिरोध, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के विद्युत धारा की दिशा में उत्पन्न अवरोध को ही प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहां से यहां तक हम लोग विद्युत धारा ले जा रहे हैं, ठीक बात है भाई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके बीच में अवरोध उत्पन्न कर दें, यानी कि रुकावट उत्पन्न कर दें। तो यहां पर क्या करेंगे कि प्रतिरोध लगा देंगे। तो जब प्रतिरोध लगाएंगे तो इसके बीच में रुकावट आ जाएगा, यानी कि यह विद्युत धारा को रोक लेगा। तो जो विद्युत धारा को अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो हम लोग इसका परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे, आप लोग समझ गए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के विद्युत धारा की दिशा में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम को हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों का परिभाषा और एसआई मात्रक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके निवारण के उपायों को लिखें। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह जितने सारे भी क्वेश्चन सर बता रहे हैं यह बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और रियली हम आपको दिल से बताते हैं कि यह सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ेंगे। तो यदि आप लोगों को हम पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो यह सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसके निवारण के उपाय को लिखें। तो सबसे पहले हम लोग दृष्टि दोष कहने का मतलब समझ जाते हैं कि आखिर दृष्टि दोष क्या है। तो यहां पर लिखेंगे कि कुछ बड़े छोटे कारणों के कारण नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर नहीं बना पाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे ही हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब हमारे आंखों के रेटिना पर पड़ता है उसके बाद ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन कुछ कारण हो जाते हैं हमारे आंख में, कुछ दिक्कत हो जाता है हमारे आंख में, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना पर बन ही नहीं पाता है। और जब आंखों के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष में यही होता है कि कुछ बड़े कारणों के कारण या फिर कुछ छोटे कारणों के कारण दूर स्थित या फिर निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष यानी कि देखने में हमको दोष लग गया है, यानी कि देखने में हमको दिक्कत हो रहा है, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। और देखिए इसके निवारण का उपाय भी हम लिख दिए हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है अवतल लेंस से, दूर का उपचार किया जाता है उत्तल लेंस से। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि निकट में उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। निकट, निकट 3 अक्षर का है कि नहीं है, और दूर देख लीजिए 2 ही अक्षर का है, यानी कि निकट बड़ा शब्द है और दूर जो है वह छोटा शब्द है। अब आप लोग उत्तल और अवतल में कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पर अवतल को आप लोग देख रहे हैं कि अ व त ल, यानी कि यह 4 वर्णों के मेल से बना है, और उत्तल 3 ही वर्णों के मेल से बना है, यानी कि अवतल बड़ा है और उत्तल छोटा है। तो जिसको बड़ा है उसको बड़ा से मिला दीजिए, तो निकट बड़ा है तो निकट को अवतल से मिला दीजिए, दूर छोटा है तो दूर को उत्तल से मिला दीजिए, यानी कि बड़े को बड़ा के साथ मिला दीजिए और छोटे को छोटा के साथ। इस प्रकार से यदि आप लोग याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते के साथ बता देंगे कि निकट में क्या होगा, तो उत्तल अवतल में बड़ा कौन है, तो अवतल है, तो निकट में अवतल हो जाएगा, और दूर में क्या हो जाएगा, तो उत्तल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में वाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो जरा दृष्टि दोष है ना, यह बुढ़ापे में होता है, ध्यान रखिएगा। और अबिंदुकता, अबिंदुकता में सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको बेलनाकार लेंस भी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चारों दृष्टि दोष के बारे में समझ गए होंगे, चारों दृष्टि दोष के निवारण के उपाय के बारे में भी समझ गए होंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा कि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, और यह क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कुछ नहीं है, बस अंगुलियों का खेल है। कौन सा अंगुली क्या दिखा रहा है
यदि आप लोग इसको याद कर लिए तो समझिए कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम आप लोग समझ गए। तो बाएं हाथ की जो तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया और अंगूठा हो गया, यह तीनों अंगुली को इस प्रकार से परस्पर हमको लंबवत बनाना है कि जो तर्जनी है वह दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा तथा अंगूठे की दिशा में धारावाही चालक पर बल लगता है। जैसा कि आप लोग यहां पर फिगर में देख रहे हैं, अगर आप लोग साथ में फिगर बना देते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखें, सिर्फ यहां पर नियम के बारे में बोल रहा है। तो यदि आप लोग नियम के बारे में इतना ही लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को परस्पर इस प्रकार के लंबवत बनाएं कि जो तर्जनी है वह दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, जो मध्यमा है वह दिशा में विद्युत धारा को दर्शाए तथा जो अंगूठा है वह धारावाही चालक पर बल लगता हो, तो उम्मीद करते हैं कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सवाल पूछता है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस का दूसरा नाम तो अपसारी लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम तो अभिसारी लेंस। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब लिखेंगे कि अवतल लेंस में जो प्रधान अक्ष होता है और प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। इसी कारण से अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर याद कर लेंगे। सबसे हार्ड परिभाषा अभी तक 8 में आपको इसी का लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको यह याद हो जाएगा। अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस में जो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है वह अपवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो लगता है कि जब यहां से अपवर्तन हो रहा है उसके बाद वह एक बिंदु से फैल रही है। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर लगता है कि जाकर के मिल रही है। जैसे देख लीजिए, जब मान लिया कि यहां पर बिंदु है तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब कि प्रकाश तो फैल क्या रहा है लेकिन जाकर के मिल रहा है एक ही बिंदु पर। तो ऐसा कहां पर होता है? ऐसा उत्तल लेंस में होता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलता है तो लगता है कि अब फैलते जा रहा है। इसी कारण से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो फैलने का मामला है और एक बिंदु पर जो मिलने का मामला है, बस इसी के लिए ही दोनों का नाम अलग अलग हो गया। क्या हो गया? अवतल लेंस का अपसारी नाम पड़ गया और उत्तल लेंस का अभिसारी नाम पड़ गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए कि 8 में से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। 8 में से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, इसका 100% हम गारंटी आपको देते हैं। यदि आप लोगों को याद करके जाना है तो याद करके जाइए। अगर आपको लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं तो आप लोगों को फिर आपकी मर्जी चलेगी, आप लोगों को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप लोग इसको एकदम कंठस्थ करके याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त आपको लगा होगा। अच्छे तरीके से जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहे उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे उनको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे लड़ेगा। तो यदि आपको जरा सा भी वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आपको वीडियो से हेल्प मिला हो, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से अब आपके लिए हम रेगुलर बेसिस पर चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, हम लाते रहेंगे, आपकी तैयारी करवाते रहेंगे ताकि एक भी नंबर आपके परीक्षा में न छूटे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।